हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे आज ना हम बिल्कुल नया चैप्टर सीखने लगे हैं, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले बेटे आपको डेफिनेशन आएगी व्हाट इज फोर्स और उसके यूनिट्स क्या है। फोर्स क्या है? इट इज ए पुल और पुश। पुल मतलब उसको अपनी तरफ खींचना, पुश मतलब उसको दूसरी तरफ धकेलना। तो फोर्स इज ए पुल और पुश विच कैन, ये नहीं आना है, विच कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। तो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो जो बॉडी खड़ी है, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई बॉडी है, वो चलने लगने पड़ेगी। और जो चल रही है बॉडी वो स्टॉप हो सकती है। और जहां हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के, और जहां हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, अगर हमने कोई डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो हमें अपना फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स क्या है? इट इज ए पुल और पुश विच कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी और कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी और कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी और कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। और इसके जो यूनिट्स है वो न्यूटन होते हैं। बेटे जब भी न्यूटन लिखना है तो एन जो है वो स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। इसलिए ये कटिंग करके दिखाया है। ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। न्यूटन जब भी लिखना है स्मॉल एन से लिखना है, अगर उसका सिंबल यूज करना है तो कैपिटल एन से लिखना है। आगे बेटे वर्ड आता है व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस, डिफाइंड बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर किसी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सभी का कंबाइंड कंबाइंड को हम वर्ड देते हैं रिजल्टेंट। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, then the forces are called balanced force. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the forces are called balanced forces. For example, suppose a very heavy box is lying on the ground. Let us pull the box with our hands. We find that the box does not move. देयर आर फोर फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉक्स। मान लो एक बॉक्स लिया, उसको हमने अपनी तरफ खींचा अपने हाथों से, हम देखते हैं कि बॉक्स मूव नहीं कर रहा। तो अगर बॉक्स मूव नहीं कर रहा है इट मीन उस पर जो फोर्सेज लगी है वो बैलेंस्ड है। और कौन कौन सी फोर्सेज लगती हैं? टोटल फोर फोर्सेज लगती हैं। एक तो है फोर्स ऑफ आवर पुल, जिससे हम खींच रहे हैं। और एक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑपोजिट टू पुल। बेटे जहाँ पे पुश नहीं वर्ड लिखना है, पुल लिखना। बेटे जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, वो हमेशा जो फोर्स हम लगाते हैं उसके ऑपोजिट काम करती है। फ्रिक्शनल फोर्स जो ग्राउंड जो है वो बॉक्स के ऊपर लगाएगी। ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उसका वेट है, जो बॉडी का वेट है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। आगे है फोर्स ऑफ रिएक्शन। बेटे फोर्स ऑफ रिएक्शन जैसे ग्राउंड है, तो ग्राउंड जो है वो उस बॉडी को अलो कर रही है कि उस पर मेंटेन रहे, तो वो एक फोर्स लगाती है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। अभी हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। जैसे ये देखो बॉक्स है, हमने उसको अपनी तरफ खींचा तो वो फोर्स ऑफ पुल है। तो जो फ्रिक्शन है ना वो अपोजिट लगती है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। वेट जो है वो नीचे को एक्ट करता है, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और जो अर्थ है या ग्राउंड है वो एक रिएक्शन देती है, जिससे बॉक्स जो है वो ग्राउंड पे पड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन। अब देखो, ये फोर्स इधर को जा रही है, ये फोर्स इधर को जा रही है, ये ऊपर को जा रही है, अगर नीचे को जा रही है, अगर इन सभी का सम करें वो जीरो आ जाए तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। So since the box is not moving, it means the resultant of all the forces acting on the box is zero. Okay? इसी तरह से अनबैलेंस फोर्स सेम रहेगा। अगर रिजल्टेंट जो है वो जीरो नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। If the resultant of all the forces acting on the body is not zero, then the forces are called unbalanced forces. मान लो एक कार है, वो ग्राउंड पे चल रही है, हमने उस कार को पुश किया या पुल किया, तो वी फाइंड दैट द कार स्टार्ट्स मूविंग, कार चलने पड़ती है। इसमें जो फोर्स लगेगी, एक फोर्स ऑफ आवर पुश, एक फ्रिक्शन, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो जहां पे भी बेटे मान लो हम पुश लिख रहे हैं ना, पुश ना लिखना, आप क्या लिखना? पुल लिख लेना। करेक्शन कर लेना, जहां जहां पे भी लिख रहे हैं वहां पे पुल लिख लेना बेटे।
तो बॉडी तभी चलेगी अगर हमारी जो फोर्स ऑफ पुल है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से कार जो है वो मूव करेगी। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और जो फोर्स ऑफ आवर पुल है, बेटे पुश नहीं लिखना, पुल लिख लेना। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और फोर्स ऑफ पुल है वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रही है। इट मीन रिजल्टेंट जो है वो जीरो नहीं है। तो जब रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा तब बॉडी चलेगी। तो ये देखो फोर्स ऑफ पुल है, बाकी डायग्राम से अगर अब ये वाली फोर्स ज्यादा होगी तो जो कार है वो मूव करना शुरू कर देगी। अभी बेटे यही करना। तो नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी मूविंग है तो वो मूविंग में रहेगा, अनलेस उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है ताकि वो उसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ मोशन चेंज हो। जैसे अगर कोई बुक है वो टेबल पे पड़ी है तो वो एज इट इज रहेगी जब तक हम उसको अपने हाथों से नहीं उठाते। तो अनलेस वी लिफ्ट, जहाँ पे बेटे वर्ड आना लिफ्ट, विद आवर फोर्स ऑफ आवर हैंड्स, जब तक हम उसको नहीं उठाते। और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। तो द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे मान लो हम कार में बैठे हैं, एकदम से कार स्टार्ट होती है तो हम पैसेंजर जो है वो फॉल करते हैं बैकवर्ड, वो ड्यू टू इनर्शिया। इस तरह से अगर एकदम से स्टॉप करती है तो हम फॉल करते हैं आगे को, दैट इज अगेन ड्यू टू इनर्शिया। इस तरह अगर कोई कारपेट है, अगर हम उसको हैंग करके बीट करें स्टिक से तो आप देखते हो डस्ट पार्टिकल नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, दैट इज अगेन ड्यू टू इनर्शिया। क्योंकि उससे क्या होता है, जब हमने फोर्स लगाई तो कारपेट जो है वो टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे मूव करेगा, और जब डस्ट पार्टिकल था वो कोशिश ये नहीं कि वो रेस्ट में ही रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो किस में थे, रेस्ट में, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, एंड हेंस वो फिर सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द कारपेट। आगे आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। m अगर मास है, a अगर एक्सेलरेशन है, तो फोर्स जो है f है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ए। तो ये मेरे जो सिंबल यूज किया गया है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हम j हटाते हैं तो इक्वल टू डाल देते हैं और साथ में k लगा देते हैं, और k को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो f क्या बन गया, m ए। तो यूनिट्स क्या होते हैं इसके, न्यूटन। तो न्यूटन की डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर मास 1 kg हो जाए और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। तो अगर मास 1 kg है तो क्या लिखेंगे, इट इज अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन, इट इज अ फोर्स ऐसे नहीं लिखना है, इट इज अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। आगे इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराया हुआ है, देखो एक्सेलरेशन गिवन है और मास गिवन है और हमें फोर्स निकालनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m की वैल्यू डालेंगे 6 और एक्सेलरेशन की वैल्यू डालेंगे 4, 6 इंटू 4 विल गिव अस 24 न्यूटन। ये बेटे 4 लिखा हुआ, 6 इंटू 4, 6 मल्टीप्लाई 4 इज 24 न्यूटन। ओके, थैंक यू बेटे।